कहानी का ये 14वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। विराट गाड़ी दौड़ाता हुआ परिणीता के घर पहुंचा। परिणीता के घर जाकर उसने देखा कि परिणीता बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी है और युवराज उसके पास बैठा रो रहा है। विराट जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो युवराज उसे देखते ही भागकर उससे लिपट गया और रोते हुए मासूमियत से बोला, अंकल, मम्मा उठ नहीं रही, क्या सच्ची मम्मा मर गई? विराट ने सबसे पहले युवराज को संभाला, उसे प्यार किया और कस के अपने से लिपटा लिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, आपकी मम्मा को कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपने आप से बोला, वो ऐसे मर नहीं सकती। फिर वो परिणीता के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज को देखा। उसकी नब्ज देखकर विराट ने राहत की सांस ली। युवराज की बात सुनकर विराट भी पूरी तरह से डर गया था। उसे लगा कि कल की घटना के बाद कहीं परिणीता ने खुद के साथ कुछ कर तो नहीं लिया। पूरे रास्ते उल्टे सीधे ख्याल उसके मन में आते जाते रहे और कुछ दूरी का ये रास्ता उसे हजारों मील लंबा लग रहा था। परिणीता की नब्ज ठीक थी मगर उसका बदन आग की तरह तप रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था और इतने तेज बुखार की वजह से वो बेहोश हो गई थी। फिर विराट ने डॉक्टर को फोन करके उसी वक्त आने के लिए कहा। विराट युवराज से बोला, आपकी मम्मा ठीक है बेटा, उन्हें बस बुखार हो गया है इसलिए वो बेहोश हो गई है। अब तुम रोना बंद करो, मम्मा थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। फिर विराट अपनी जेब में से एक चॉकलेट निकालकर उसे देते हुए बोला, लो ये चॉकलेट खा लो, आपको भूख लगी है ना? युवराज बोला, नहीं, पहले आप मम्मा को ठीक करो। बेटा, हमने डॉक्टर को फोन कर दिया है, डॉक्टर आकर मम्मा को दवाई देंगे, फिर आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल पहले की जैसी। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं खाया तो मम्मा को बुरा लगेगा ना, फिर वो आपसे नाराज हो जाएंगी। मम्मा के नाराज होने का सुनकर युवराज विराट से चॉकलेट लेकर खाने लगा और चॉकलेट खाते हुए विराट से लिपट गया। डॉक्टर ने आकर परिणीता का बुखार चेक किया, उसे 104 डिग्री बुखार था। फिर डॉक्टर परिणीता को इंजेक्शन लगाने लगा तो अचानक युवराज परिणीता से लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, नहीं, हमारी मम्मा को इंजेक्शन मत लगाओ, उन्हें दर्द होगा। फिर विराट से डॉक्टर की शिकायत करते हुए बोला, अंकल, ये डॉक्टर अंकल अच्छे नहीं है, इनसे बोलो ये हमारी मम्मा को इंजेक्शन ना लगाए। डॉक्टर साहब बोले, मगर बेटा, आपकी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, अगर हम ये इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो आपकी मम्मा ठीक कैसे होंगी? युवराज रोते हुए बोला, नहीं, हमारी मम्मा को दर्द होगा। परिणीता से लिपट कर युवराज जोर जोर से रोने लगा। युवराज को रोता देखकर विराट भी भावुक हो गया। विराट युवराज को परिणीता से अलग करते हुए बोला, युवराज बेटा, आपकी मम्मा को ठीक करना है ना? युवराज परिणीता से और भी कस के लिपटते हुए बोला, हाँ, मगर इंजेक्शन नहीं लगाना, नहीं तो हम आपसे कट्टी कर लेंगे। विराट ने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर, क्या इंजेक्शन के बिना? कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर राठौड़, इन्हें हाई फीवर है, बेहोश है, ऐसी हालत में फीवर कम करने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। विराट बोला, ओके, मैं कुछ करता हूँ। फिर वो युवराज को परिणीता से अलग करते हुए बोला, अच्छा ठीक है युवराज, अगर आप नहीं चाहते कि मम्मा को इंजेक्शन लगाए तो ठीक है, हम डॉक्टर अंकल से बोल देते हैं। फिर वो डॉक्टर से बोला, ओके डॉक्टर, हमारे युवराज नहीं चाहते हैं कि उनकी मम्मा को इंजेक्शन लगे क्योंकि इससे युवराज की मम्मा को दर्द होगा। बात करते हुए युवराज को परिणीता से अलग करके उसे अपने पास खड़ा करके विराट बोला, अच्छा एक बात बताओ युवराज, आपकी मम्मा ने सुबह ब्रेकफास्ट में आपको क्या खिलाया था? युवराज को बातों में लगाकर विराट ने डॉक्टर को परिणीता के इंजेक्शन लगाने का इशारा किया और खुद युवराज से बातें करता रहा। और दिन में लंच में क्या खाया था? युवराज विराट को बताने लगा। इस दौरान चुपके से डॉक्टर ने परिणीता को इंजेक्शन लगा दिया और इसका उसको पता भी नहीं चला। फिर डॉक्टर ने परिणीता को देने के लिए दवाई लिखी। परिणीता के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने का बोलकर वो चले गए। विराट युवराज को परिणीता के पास छोड़कर परिणीता के लिए दवाई और युवराज के खाने के लिए उसका फेवरेट पिज्जा और परिणीता के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आया। ये काम वो एक फोन कॉल से चुटकी में करवा सकता था, पर विराट को युवराज और परिणीता के काम खुद करने पसंद थे। वो परिणीता के घर कभी अपना ड्राइवर भी लेकर नहीं आता था और अपनी सिक्योरिटी भी वो अब लेकर नहीं चलता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि परिणीता और युवराज किसी की नजरों में आए। वो युवराज को पिज्जा खाने के लिए देखकर
खुद घड़े से ठंडा पानी लेकर और अपनी जेब में से अपना रुमाल निकालकर उसे पानी में भिगोकर परिणीता के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लगा, जैसा कि डॉक्टर ने बोला था। युवराज पिज्जा खाकर विराट की गोद में सो गया और विराट देर रात तक परिणीता के पास बैठकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखता रहा। परिणीता की देखभाल करते करते वो युवराज को अपने सीने से लगाए कुर्सी पर बैठा बैठा ही सो गया। देर रात को जब परिणीता का बुखार उतरा तो उसने अपनी आंखें खोली। सिर घुमाकर उसने अपने बिस्तर के पास एक कुर्सी पर युवराज को अपनी गोद में लेकर विराट को सोते हुए देखा। विराट को देखकर वो हैरान रह गई, मगर फिर उसने अपने बिस्तर के पास एक छोटे से स्टूल पर एक बर्तन में पानी और उसमें भीगा हुआ एक कपड़ा देखा। ये सब देखकर वो समझ गई कि विराट रात भर उसकी तीमारदारी करता रहा है। फिर वो सोते हुए विराट को देखने लगी। युवराज को अपनी गोद में सुलाकर इस वक्त विराट के चेहरे पर कितना सुकून था और युवराज भी विराट से लिपटकर ऐसे सो रहा था कि जैसे उसे सोने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट जगह मिल गई हो। उन्हें ऐसे सुकून से सोते देखकर परिणीता के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा। रात के 3 बज रहे थे। उसने सोचा कि इतनी रात तक विराट का यहाँ रुकना ठीक नहीं है, लोग बेकार में बातें बनाएंगे। वो विराट को जगाने के लिए उसके पास गई और युवराज को अपनी गोद में लेने लगी तो विराट की आंख खुल गई और परिणीता को अपने पास खड़ी देखकर वो चौंक गया। परिणीता, तुम जाग गई? परिणीता बोली, हाँ। विराट ने पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बुखार उतरा कि नहीं? नहीं, अब बुखार नहीं है, मगर तुम यहाँ कैसे? विराट बोला, युवराज ने फोन किया था हमें। तुम्हें बेहोश देखकर वो डर गया था। उसे लगा कि उसकी मम्मा मर गई हैं। ये सुनकर परिणीता मुस्कुरा दी। फिर वो विराट से युवराज को लेने लगी। तुम थक गए होंगे, लाओ मैं इसे बिस्तर पर लेटा देती हूँ। विराट बोला, नहीं तुम रहने दो, हम खुद लेटा देते हैं। विराट ने सोए हुए युवराज को अपने कंधे से लगाया, फिर उठकर युवराज को बिस्तर पर लेटा दिया। जब बिस्तर पर लेटाकर उठने लगा तो वो उठ नहीं पाया, क्योंकि युवराज ने विराट की टी शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। विराट मुस्कुराकर फिर बिस्तर के पास बैठ गया और सोते हुए युवराज को प्यार से देखने लगा। फिर युवराज को अपनी मम्मा को इंजेक्शन ना लगाने के लिए जिद को याद करके विराट को हंसी आ गई। उसे हंसते देखकर परिणीता ने उससे पूछा, क्या बात है, ऐसे क्यों हंस रहे हो? विराट युवराज से अपनी टी शर्ट छुड़ाकर खड़ा होकर बोला, जानती हो परिणीता, आज तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कितनी बड़ी तकलीफ से बचाया है? परिणीता ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? विराट ने उसे सारी बात बताई। फिर बोला, और हमें तो उसने धमकी भी दे डाली कि अगर हमने डॉक्टर को उसकी मम्मा को इंजेक्शन लगाने से नहीं रोका तो वो हमसे भी कट्टी कर लेगा। ये सुनकर विराट के साथ परिणीता भी हंस पड़ी। परिणीता ने पूछा, तो फिर क्या किया तुमने? विराट ने बताया, क्या करते, इंजेक्शन लगाना तो जरूरी था, तो बड़ी मुश्किल से हमने उसे बातों में उलझा कर रखा तो डॉक्टर ने चुपके से तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया। परिणीता बोली, ओह, तो तुमने युवराज को धोखा दिया। ये बात अगर मैं युवराज को बता दूं तो? विराट घबरा कर बोला, प्लीज परिणीता, ऐसा मत करना, वरना वो हमसे कट्टी कर लेगा। फिर वो दोनों एक साथ हंस पड़े। परिणीता को खिलखिलाकर हंसते हुए देखकर विराट उसे प्यार से देखने लगा। आज एक लंबे अरसे के बाद उसने परिणीता को ऐसे हंसते हुए देखा था। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर विराट उसकी हंसी में खो सा गया। जब परिणीता ने विराट को खुद को ऐसे देखते हुए पाया तो वो एकदम से चुप हो गई। विराट उसे देखकर बोला, रुक क्यों गई परिणीता, हंसो ना, हंसते हुए तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। परिणीता अपनी नजर झुकाकर इधर उधर देखने लगी। फिर वो विराट से बोली, मेरे ख्याल से तुम्हें अब जाना चाहिए, अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। विराट बोला, हाँ हम बस जा ही रहे थे। फिर उसने झुककर युवराज के माथे पर एक प्यार भरा किस किया। फिर उठकर जाने के लिए दरवाजे पर आ गया। वो दरवाजे के बाहर जा ही रहा था कि पीछे से परिणीता ने पुकारा, विराट। विराट ने पीछे पलट कर देखा तो परिणीता बोली, थैंक यू। विराट ने हैरानी से देखा, थैंक यू फॉर व्हाट? परिणीता बोली, वो तुमने मेरे लिए जो किया वो। विराट बोला, परिणीता प्लीज थैंक यू मत कहो, हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। और परिणीता, जब अपने तकलीफ में होते हैं तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। तुम मानो या ना मानो, मगर दादी माँ के अलावा हमारे लिए तुम दोनों से बढ़कर दुनिया में और कोई नहीं है।
और तुम दोनों जब भी तकलीफ में होंगे तो विराट तुम्हारे साथ होगा हमेशा। इतना कहकर विराट वहां से चला गया और परिणीता उसे जाते हुए देखती रही। सुबह 6 बजे परिणीता नींद से जागी तो अपने साथ बेखबर गहरी नींद में सो रहे युवराज को देखा। वो परिणीता से लिपट कर सो रहा था। उसे देखकर परिणीता मुस्कुराकर उसके गाल पर हल्के से चुटकी भर के बोली, मेरा छोटा सा बॉडीगार्ड। फिर प्यार से उसके गाल पर किस किया। फिर उसे अपने से अलग करके उसके सिर के नीचे तकिया रखकर उसे बिस्तर पर लेटाकर खुद बिस्तर से उठ गई। सबसे पहले उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके बाद वो अभी दरवाजा खोलने ही जा रही थी कि तभी बाहर से किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। इतनी सुबह कौन आया होगा? मन में ये सोचते हुए उसने दरवाजा खोला तो बाहर देखकर चौंक गई। आप लोग इतनी सुबह सुबह, क्या बात है? दरवाजे पर उसके मकान मालिक और उसके आस पड़ोस के लोग खड़े थे, जिन्हें एक साथ देखकर परिणीता मन ही मन में घबरा गई थी। उसे किसी तूफान के आने का अंदेशा हो रहा था। वो लोग परिणीता को ऐसे देख रहे थे कि जैसे उसे चोरी करते पकड़ लिया हो। परिणीता के पूछने पर उसके मकान मालिक ने जवाब दिया, देखो परिणीता, तुम इस महीने ये कमरा खाली कर दो। इस महीने में अभी कुछ दिन बाकी है, तो इन दिनों में तुम अपने लिए कोई और इंतजाम कर लो। परिणीता घबरा कर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी जल्दी मैं कहीं और कैसे चली जाऊं? और क्यों चली जाऊं? आखिर इसकी वजह क्या है? मकान मालिक बोले, हम तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहते, बस तुम ये कमरा खाली कर दो। परिणीता बोली, ऐसे कैसे खाली कर दूं? कोई वजह भी तो होगी आपके पास। इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, क्या मैंने आप लोगों को कोई शिकायत का मौका दिया? कभी किराया देने में एक दिन की भी देरी की? तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो अचानक से आपने मुझे ये फरमान सुना दिया? कुछ मुझे भी तो पता चले कि जिसे आज तक आप अपनी बेटी जैसी मानते रहे, आज अचानक वो आपके लिए पराई कैसे हो गई? एक आदमी बोला, आज तक तुम हमें एक दुखियारी वक्त की सताई हुई लग रही थी, मगर अब हमें पता चल चुका है कि तुम्हारा चाल चलन कैसा है। परिणीता हैरानी से बोली, चाल चलन क्या मतलब है आपका? एक औरत आगे आकर परिणीता को आंखें दिखाते हुए बोली, यही कि अब हम जान गए हैं कि तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है। अब हम समझे कि इतने सालों से तुम यहाँ अकेली रह रही हो, मगर यहाँ तुमसे मिलने ना कभी कोई तुम्हारा रिश्तेदार आया और ना कोई जान पहचान वाला। ऐसा कभी होता है क्या? कोई कभी किसी से मिलने ही ना आए? दूसरी औरत बोली, और साथ में एक बच्चा है जिसके पिता का कहीं कोई अता पता ही नहीं। ना कभी कोई फोन आया, ना कोई चिट्ठी पत्र। हमें तो शक है कि इसका कोई पति है भी या नहीं। कहीं बिन बाप का बच्चा तो नहीं है ये युवराज। उनकी बातें सुनकर परिणीता की आंखों से आंसू बह निकले। जिस बात का डर था वही हुआ। उनकी किसी भी बात का परिणीता के पास कोई जवाब नहीं था। बड़ी हिम्मत जुटाकर वो बोली, ये आज आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? दूसरा आदमी बोला, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, एक बड़ी और महंगी गाड़ी वाला आदमी हर रोज तुम्हारे घर आता है। क्या तुम हमें बता सकती हो कि वो कौन है और तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ? किस रिश्ते से वो हर रोज तुम्हारे घर आता है? और अब तो वो यहाँ रात को भी रुकने लगा है। परिणीता रोते हुए बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। औरत बोली, क्यों? क्या वो आदमी कल रात यहाँ नहीं रुका था? फिर चुपके से आधी रात को ही सबसे छुप कर निकल गया। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे तुम्हारे घर से निकलकर जाते हुए देखा है। मकान मालिक बोले, देखो परिणीता, हमने तुम्हें बेसहारा समझकर अपनी बेटी की तरह यहाँ रखा, तुम्हें प्यार दिया, इज्जत दी, मगर ये सब जानने के बाद तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल है। परिणीता बोली, मगर आप लोग मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। दूसरी औरत बोली, अच्छा, हम लोग गलत समझ रहे हैं? तो फिर तुम बताओ, यहाँ आने वाले आदमी के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? क्यों वो यहाँ हर रोज आता है? क्यों वो रात भर तुम्हारे साथ रहा? क्या लगता है वो तुम्हारा? इसका जवाब आप लोग परिणीता से नहीं हमसे पूछ सकते हैं। उनके पीछे से एक कड़कती सी आवाज आई तो सबने पलटकर आवाज की तरफ देखा। परिणीता ने भी हैरानी से देखा। उन सब के पीछे विराट खड़ा था, जो बड़े गुस्से से उन सब की तरफ देख रहा था। विराट को देखकर वहां खड़े लोगों में कानाफूसी होने लगी। अरे, यही तो है वो जो हर रोज आता है यहाँ। कौन है ये? क्या लगता है परिणीता का? देखने में तो काफी अमीर आदमी लगता है, मगर ये है कौन? इस तरह की कानाफूसी सुनकर विराट आगे बढ़ा और जाकर परिणीता के साथ खड़ा हो गया और उन लोगों की तरफ देखकर बोला, हाँ,
तो क्या जानना चाहते थे आप लोग? हमसे पूछिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। परिणीता घबरा कर बोली। विराट, आप इस मामले से दूर रहो। ये मेरा मामला है, मैं इसे संभाल लूंगी। विराट उसकी तरफ देख कर बोला। बहुत देर से देख रहे हैं हम कि कैसे संभाल रही हो तुम। परिणीता बोली। विराट, आप मुझे। परिणीता ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर विराट उसकी बात सुने बिना उन लोगों की तरफ देखकर बोला। बोलिए, क्या जानना है आपको कि मेरा परिणीता से क्या रिश्ता है? तो परिणीता विराट की तरफ असमंजस से देखकर बोली। विराट, प्लीज कुछ मत कहना। विराट मुस्कुराते हुए परिणीता को देखकर बोला। अरे क्यों ना कहें, अब तो सबको सच्चाई पता चलनी ही चाहिए। कब तक लोगों से छुपाती रहोगी हमारे रिश्ते को? परिणीता ने गुस्से से घूरकर विराट को देखा तो विराट उसके गुस्से की परवाह ना करते हुए उस औरत से जो परिणीता से सवाल कर रही थी बोला। हाँ, तो आपको जानना था कि हम किस रिश्ते से यहाँ आते हैं, तो आप सब लोग सुनिए कि हमारा परिणीता से क्या रिश्ता है। हमारा परिणीता से वही रिश्ता है जो एक बच्चे के बाप का उसकी माँ के साथ होता है। अगर समझ में नहीं आया तो हम समझाते हैं। आप लोग जानना चाहते थे ना कि युवराज का बाप कौन है, तो हमसे मिलिए। हम हैं युवराज के पिता, राठौड़ इंडस्ट्रीज के मालिक कुंवर विराट सिंह राठौड़। विराट का परिचय सुनकर वहां खड़े सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। हैं, कुंवर विराट सिंह राठौड़, वही जो राजस्थान की रॉयल फैमिली से है, इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन। उनमें से एक ने हैरान होकर कहा तो दूसरा बोला, वही होगा। गाड़ी नहीं देखी कितनी महंगी है, 1 करोड़ की होगी। जी नहीं, 3 करोड़ की है। हमारे पास और भी बहुत सी कीमती गाड़ियां हैं जिनकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। विराट ने मुस्कुराकर उनसे कहा, फिर आगे बोला, और कुछ जानना है आपको? मकान मालिक बोला। तो फिर इतने साल तक तुम कहाँ थे, क्यों नहीं आए अब तक? विराट परिणीता की तरफ देखकर बोला। आपकी इस जिद्दी परिणीता की वजह से। फिर विराट गुस्से से उसे घूर रही परिणीता की तरफ इशारा करके बोला, हमसे रूठ कर यहाँ चली आई और हमें यह भी नहीं बताया कि हमारा एक बेटा भी है। हम 7 साल तक इन्हें ढूंढते रहे। सालों की तलाश के बाद फाइनली ये हमें यहाँ मिल गए। अब भी कितना मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये मान ही नहीं रही, हमारे साथ चलने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि हमारे बेटे को भी ये नहीं बताने देती कि हम उसके पापा हैं। परिणीता गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। और आपके इस तरह चिल्लाने से जैसे उसे पता ही नहीं चलेगा। कहकर परिणीता ने कमरे के अंदर झांक कर देखा। युवराज अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसे सोता देखकर परिणीता ने राहत की सांस ली और फिर कमरे का दरवाजा बंद करके विराट को बांह से पकड़कर उसे कमरे से थोड़ा दूर ले गई और बोली, विराट, अगर युवराज को पता चल गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। विराट डरने का नाटक करते हुए उससे दूर हटकर वहां खड़े लोगों से बोला, देखा आप लोगों ने, मरने मारने पर उतारू है, जान लेने की धमकी दे रही है। हमारे तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मकान मालिक परिणीता से बोले। परिणीता बेटी, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? उसका अपने बेटे पर भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। परिणीता बोली। आप लोग इन्हें नहीं जानते, ये वैसे नहीं है जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मकान मालिक बोले। वो चाहे जैसा भी हो, मगर युवराज का पिता तो है ना, और तुम उससे उसका ये हक नहीं छीन सकती। अगर वो तुम्हें मनाकर अपने साथ ले जाना चाहता है तो तुम्हें भी सारे गिले शिकवे भुलाकर उसे माफ कर देना चाहिए। और अपने बेटे को आखिर कब तक उसके पिता से दूर रखोगी? विराट उन सब की तरफ देखकर बोला। अब आप लोग ही इसे कुछ समझाइए, हम तो इसे समझा समझा कर थक गए हैं। विराट अच्छा खासा मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था और विराट की इस हरकत से परिणीता का गुस्से से दिमाग तप रहा था। मकान मालकिन परिणीता के पास आकर उसे प्यार से समझाते हुए बोली, बेटी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। 7 साल कम नहीं होते और वो 7 साल तक तुम्हारी तलाश करता रहा, जबकि वो तुम्हें भुलाकर जिंदगी में आगे भी बढ़ सकता था, किसी और से शादी कर सकता था। फिर तुम क्या कर लेती? मगर उसने ऐसा नहीं किया। 7 साल तक तुम्हें ढूंढता रहा। सोचो कितना प्यार करता होगा वो तुमसे। अब भी वक्त है बेटी, मान जाओ और चली जाओ उसके साथ, वरना कहीं वक्त हाथ से ना निकल जाए। परिणीता को समझाकर वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद परिणीता ने आंसू भरी आंखों से विराट को देखा तो विराट उसके पास आकर बोला, आई एम सॉरी परिणीता, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, मगर जब वो लोग तुम पर इल्जाम लगा रहे थे और तुम उन लोगों के सामने बेबस खड़ी थी तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। परिणीता आंसू भरी आंखों से बोली, तुम चले क्यों?
परिणीता ने जैसे ही आगे कुछ कहना चाहा तो विराट उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, अब तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा परिणीता। कोई तुम्हारे चाल चलन को खराब नहीं कहेगा। तुम हमें माफ करो या ना करो, मगर तुम पर कोई इल्जाम लगाए ये अब कभी नहीं होगा। परिणीता आंखों में आंसू भरकर विराट को एक टक देखती रही। विराट की आंखों में भी आंसू थे और वो भी एक टक परिणीता को देख रहा था। फिर अचानक परिणीता कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। युवराज अभी भी सो रहा था। विराट भी कमरे में आ गया और बोला, परिणीता हम रात को अपना फोन यहीं भूल गए थे, वही लेने आए थे। प्लीज हमें हमारा फोन दे दो, हम जाएं। परिणीता ने कमरे में नजर घुमाकर देखा तो एक स्टूल पर, जिस पर परिणीता को ठंडे पानी की पट्टी रखने के लिए जो बर्तन में पानी लिया था, वो बर्तन जिस स्टूल पर पड़ा था, विराट का फोन भी उसके पास ही पड़ा था। परिणीता ने फोन उठाकर विराट को दिया तो विराट फोन लेकर जाने लगा, मगर फिर रुक कर बोला, परिणीता तुम चाहो तो आज ऑफिस मत आना, घर में आराम करना और युवराज के साथ भी थोड़ा वक्त गुजार लेना। वो कल रात बहुत डरा हुआ था, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो उसे अच्छा लगेगा। इतना कहकर विराट जाने लगा। वो अभी 4 कदम ही चला होगा कि परिणीता वहीं दरवाजे के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। परिणीता को ऐसे रोते देखकर विराट घबरा कर उसके पास आया। परिणीता क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी? मगर परिणीता बिना कोई जवाब दिए बस रोए जा रही थी। विराट उसके पास बैठकर उसके कंधे को छूकर बोला, परिणीता प्लीज रो मत, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा, प्लीज चुप हो जाओ। आई एम सॉरी, ये सब हमारी वजह से हुआ, हमें यहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए था, मगर हम क्या करते, तुम्हें उस हाल में छोड़कर भी तो नहीं जा सकते थे ना। और युवराज भी बहुत डरा हुआ था, उसे कैसे छोड़कर चले जाते। प्लीज परिणीता चुप हो जाओ, हम तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते। परिणीता को ऐसे टूटते देखकर विराट का दिल भी बैठा जा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो परिणीता को कैसे संभाले, कैसे उसे दिलासा दे। परिणीता बेतहाशा रोए जा रही थी। आखिर विराट को कुछ सूझा नहीं तो उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो परिणीता रोते हुए विराट की बाहों में सिमट गई और उससे लिपटकर रोने लगी। परिणीता को अपनी आगोश में समेटकर विराट उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा देने लगा। परिणीता विराट की बाहों में सिमटकर रोई जा रही थी। परिणीता की रोने की आवाज सुनकर युवराज की नींद खुल गई। अपनी माँ को ऐसे रोते देखकर युवराज डर गया। वो बिस्तर से उठकर भागकर परिणीता के पास आकर बोला, मम्मा आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या हुआ? फिर वो अचानक परिणीता को विराट से अलग करके गुस्से से विराट को बोला, आपने हमारी मम्मा को क्यों रुलाया? आप गंदे हो, हमें आपसे बात नहीं करनी। विराट युवराज को देखकर बोला, युवराज बेटा हमने आपकी मम्मा को नहीं रुलाया। युवराज गुस्से में बोला, नहीं आप बहुत बुरे हो, आपने हमारी मम्मा को रुलाया, हमें आपसे बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से। विराट युवराज का गुस्सा देखकर हैरान रह गया और वो परिणीता को छोड़कर खड़ा हो गया। युवराज परिणीता के आंसू पोंछते हुए बोला, मम्मा मत रोना, नहीं तो हमें भी रोना आएगा। उसे चुप कराते हुए युवराज भी रो पड़ा तो परिणीता ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे अपने से कसकर लिपटा कर रोने लगी। आज परिणीता को इस तरह से रोते बिलखते देखकर विराट का दिल भी अंदर से टूट रहा था। विराट अपने मन में बोला, तुम ऐसे टूट नहीं सकती परिणीता, आज तक तुम चट्टान की तरह मजबूत बनी रही, फिर आज क्यों हिम्मत हार दी तुमने, क्यों परिणीता? चाहे तो हमें 4 बातें सुना दो, हमें कोसो, झगड़ो हमसे, मगर ऐसे टूट कर मत बिखरो। तुम रोते हुए नहीं, गुस्से में ज्यादा अच्छी लगती हो। विराट की आंखों में भी आंसू थे। उसे परिणीता का इस तरह से टूट कर रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो वहां से चला गया और अपनी गाड़ी में बैठकर उसने पूनम को फोन किया। हेलो पूनम, कहाँ हो तुम? पूनम बोली, अभी तो घर पर हूँ सर, बस ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ। विराट बोला, आज तो मैं ऑफिस नहीं, परिणीता के पास उसके घर जाना है, वो ठीक नहीं है, तो प्लीज तुम उसके पास जाओ। पूनम बोली, सर आपको प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे बॉस हैं, मुझे सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। विराट रुआंसी आवाज में बोला, नहीं पूनम, ये एक बॉस का ऑर्डर नहीं, एक दोस्त की रिक्वेस्ट है। प्लीज पूनम जल्दी उसके पास जाओ, इस वक्त उसे तुम्हारी सख्त जरूरत है। पूनम बोली, ओके सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस अभी निकल रही हूँ। कहकर पूनम ने फोन रख दिया और जल्दी से तैयार होकर परिणीता के पास चल पड़ी। पूनम जब परिणीता के घर पहुंची तो उसने देखा कि परिणीता अपने बिस्तर पर लेटी चुपचाप छत को देख रही थी
उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से भीगे थे। युवराज उसके पेट पर अपना सिर रखकर उससे लिपटकर उसके साथ लेटा था। वो अपनी माँ को ऐसे चुपचाप देखकर रोए जा रहा था। पूनम ने अंदर जाकर एकदम से रोते हुए युवराज को उठाया और उससे पूछा, क्या हुआ युवराज, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? और तुम्हारी मम्मा को क्या हुआ? युवराज एकदम से पूनम से लिपट गया और रोते हुए बोला, मम्मा को पता नहीं क्या हुआ पूनम आंटी, वो कुछ बोल नहीं रही, बस रोए जा रही है। पूनम ने एक नजर परिणीता को देखा जो अभी भी खामोश निगाहों से ऊपर छत को देखे जा रही थी। फिर उसने युवराज को प्यार किया और उससे प्यार से बोली, अरे मम्मा रो रही है तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो बिग बॉय हो, बिग बॉय भी कोई रोते हैं क्या? हाँ, चलो चुप कर जाओ अब और अपने आंसू साफ करो। पूनम ने युवराज के आंसू पोंछते हुए कहा, फिर मुस्कुरा कर बोली, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? युवराज बोला, मम्मा ने तैयार नहीं किया और अभी तक मिल्क भी नहीं दिया। पूनम उसे प्यार से गले लगाते हुए बोली, ओ मेरा छोटू सा बच्चा, मेरे बच्चे ने अभी तक दूध भी नहीं पिया। चलो कोई बात नहीं, आज हम मम्मा को परेशान नहीं करेंगे। आज आपकी पूनम आंटी आपको स्कूल के लिए तैयार करेंगी, ओके? युवराज हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके। फिर पूनम ने युवराज को नहलाकर स्कूल के लिए तैयार किया। फिर उसे गर्म दूध के साथ ब्रेड में चिम बटर लगाकर खाने को दिया। फिर उसके लंच बॉक्स में एक सैंडविच और कुछ फ्रूट्स काट कर डाल दिए। इतने में युवराज का रिक्शा वाला भी आ गया तो पूनम ने रिक्शे वाले को युवराज का स्कूल बैग और पानी की बोतल देकर युवराज को उसके साथ जाने को कहा। तो युवराज परिणीता से लिपट कर उसके गाल पर किस करके बोला, मम्मा आप रोना नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे और हम विराट अंकल से कभी भी बात नहीं करेंगे, उन्होंने आपको रुलाया था ना? परिणीता ने अपनी गर्दन घुमाकर युवराज को देखा, फिर उठकर प्यार से उसके माथे को चूमकर बोली, नहीं बेटा, मुझे किसी ने नहीं रुलाया, तुम अपने विराट अंकल से नाराज मत होना। युवराज बोला, तो फिर आप रोई क्यों? क्योंकि तुम्हारी मम्मा की किस्मत में रोना है। युवराज मासूमियत से बोला, किस्मत कौन है मम्मा? पूनम चिढ़कर युवराज को पकड़कर दरवाजे की तरफ ले जाते हुए बोली, कोई नहीं है। युवराज आज तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए ऐसी बेसिर पैर की बातें कर रही है। चलो तुम स्कूल जाओ, देर हो रही है। युवराज बाय करके स्कूल चला गया। युवराज के जाने के बाद पूनम ने अपने और परिणीता के लिए चाय बनाई और फिर 2 कपों में डालकर परिणीता के पास आकर एक चाय का कप उसे देते हुए बोली, ये लो, मसाले वाली कड़क चाय बनाई है, इससे सर दर्द को आराम मिलेगा। परिणीता ने प्रश्न भरी नजर से पूनम को देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, और रो रो कर सर दर्द हो गया होगा ना? परिणीता ने नजर झुकाकर चाय का कप पकड़ लिया और गर्म चाय में फूंक मारकर एक घूंट पी लिया। फिर पूनम बिस्तर पर उसके साथ बैठ गई और बोली, अब बता क्या हुआ? अब ये मत कहना कि कुछ नहीं, किस्मत में रोना वगैरह वगैरह। रो रो कर आंखें सूज गई हैं तुम्हारी, क्या हुआ है? तुम आज ऑफिस नहीं गई? परिणीता चाय का घूंट लेते हुए बोली। पूनम बोली, अब क्या करें, मेरे बॉस ने आज मेरी ड्यूटी तुम्हारे पास ही लगा दी है। परिणीता चौंक कर बोली, क्या मतलब? पूनम ने परिणीता को सब बता दिया और फिर बोली, परिणीता सर बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए, बहुत फिक्र कर रहे थे वो तुम्हारी। आवाज से तो लग रहा था कि वो भी रो रहे थे। आज फिर ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच? फिर परिणीता ने पूनम को कल रात और सुबह जो हुआ वो सब बता दिया। फिर रोते हुए बोली, बरसों के बाद आज फिर एक बार लोगों के वही सवाल और उंगलियां मुझ पर उठी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती पूनम, उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी। मन कर रहा था कि धरती फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। पूनम बोली, मगर परिणीता, विराट सर ने सब कुछ संभाल लिया ना, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? पूनम की बात पर परिणीता ने उसे सूनी आंखों से देखा, फिर चुपचाप चाय पीने लगी। उसे खामोश देखकर पूनम फिर बोली, ये कब तक चलेगा परिणीता? आखिर कब तक तुम ऐसे लोगों की बातें सुनती रहोगी? परिणीता बोली, तो मैं क्या करूं? अपनी जिद छोड़ो, क्यों अपना और युवराज का भविष्य खराब कर रही हो? आज तो ये सवाल लोगों ने उठाए हैं, कल यही सवाल युवराज तुमसे करेगा, क्योंकि वो हमेशा बच्चा थोड़े ही रहेगा, बड़ा हो जाएगा तो उसे सब समझ आने लगेगा, तब उसे क्या जवाब दोगी तुम? परिणीता चौंक कर बोली, कहना क्या चाहती हो तुम अच्छी तरह से समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो परिणीता, ये तो तुम भी जानती हो कि तुम जहां भी जाओगी वहां ये सवाल उठेंगे, लोग तुमसे युवराज की पहचान मांगेंगे, किस किस का मुंह बंद करोगे तुम?
लॉ का मुंह बंद करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है युवराज के नाम के साथ बाप का नाम और तुम्हारे नाम के साथ पति का नाम। जिस तरह से आज विराट सर ने सबके सामने युवराज को अपना बेटा कहकर लोगों की जुबान बंद कर दी, वैसे ही जब तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे पति का नाम जुड़ेगा तो लोगों के मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। परिणीता ने खामोश सी निगाहों से पूनम को देखा तो पूनम उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से बोली, मैं जानती हूँ तेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि तू आज ही उनसे शादी कर ले। अरे तुझे जितना भी वक्त चाहिए तू ले, मगर उनके लिए अपना व्यवहार थोड़ा बदल दे। उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश कर, कुछ उनकी सुन कुछ अपनी कह। उनसे थोड़ी नरमी से बात कर, एक बार कोशिश करके तो देख। उनमें एक गलत इंसान नहीं, उनमें युवराज के पापा को देखने की कोशिश कर। वो युवराज जिसे तू अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है और जिसके लिए तू कुछ भी करने को तैयार है, तो फिर तो उसके लिए ये क्यों नहीं कर सकती? तो युवराज को उसके पापा क्यों नहीं दे सकती? पूनम की बात सुनकर परिणीता कुछ नहीं बोली, बस कुछ सोचती रह गई। परिणीता, अब तक ये तो तू जान ही चुकी होगी कि विराट सर तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। प्यार में तो लोग बड़ी बड़ी गलतियां भी माफ कर देते हैं, तो क्या तू उनकी ये गलती माफ नहीं कर सकती? जो उसने किया उससे बड़ा गलत भी कुछ हो सकता है क्या? पूनम बोली, नहीं हो सकता, मैं मानती हूँ, मगर अगर कोई अपनी गलती का पछतावा करे तो उसे माफ कर देना चाहिए ना। परिणीता ने पूनम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने साइड में रखे टेबल पर रखी उसकी दवाइयों को और फ्रूट्स को देखती रही जो रात को विराट उसके लिए लेकर आया था। फिर उसे याद आया कि उसकी तबीयत खराब होने पर वो कैसे रात भर उसकी देखभाल करता रहा। फिर उसे याद आया कि कैसे युवराज उसकी गोद में उससे लिपट कर सो रहा था। फिर कैसे उसने परिणीता के चरित्र पर उठे लोगों के सवालों का जवाब देकर उनका मुंह बंद कर दिया था। फिर उसे याद आया मैनेजर को बुरी तरह से पीटना और उसे पीटते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहना, वो कोई मामूली औरत नहीं, हमारे बच्चे की माँ है वो। युवराज हमारा बेटा है, हमारा प्यार है, वो प्यार करते हैं हम उससे। परिणीता को खामोश देखकर पूनम उससे फिर बोली, परिणीता, ये जिंदगी तेरी है और इसे कैसे जीना है इसका फैसला तुम्हें ही करना है। मैं बस तुमसे इतना ही कहूंगी कि तेरी जिंदगी के साथ एक और जिंदगी जुड़ी है और तुझे उसके भविष्य के बारे में भी सोचना है। तो अब तुम भी जो भी फैसला करना, युवराज के भविष्य का सोच कर ही करना। इतना कहकर पूनम चली गई और परिणीता वहां बैठी पूनम की कही बातों के बारे में सोचती रही। विराट को चैन नहीं आ रहा था, वो बेचैन था परिणीता के बारे में सोचकर। आज फिर उसकी वजह से परिणीता पर लोगों की उंगलियां उठी थी। आज फिर उसकी वजह से परिणीता लोगों के सवालों के घेरे में आई थी। भले ही उसने संभाल लिया, मगर उस पर लोगों की उंगलियां तो उठी। उसकी वजह से आज फिर परिणीता की आंखों में आंसू थे। न जाने किस हाल में होगी वो। बेचैन होकर विराट ने परिणीता का हाल जानने के लिए पूनम को फोन किया। पूनम उसका नंबर देकर मुस्कुराकर बोली, जी सर कहिए, कहाँ हो तुम? सर मैं ऑफिस ही आ रही हूँ। विराट परेशान होकर बोला, तुम ऑफिस क्यों आ रही हो? हमने तुम्हें परिणीता के पास जाने के लिए कहा था ना। सर मैं परिणीता के घर से ही आ रही हूँ। अच्छा कैसी है वो, ठीक तो है ना? जी सर अब वो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से उसका रो लेना ही ठीक था, इससे उसका मन हल्का हो गया। विराट हैरान होकर बोला, पागल हो गई हो तुम? तुमने देखा नहीं उसे रोते हुए? हमारा दिल तड़प उठा उसे उस हाल में देखकर। मैं समझ सकती हूँ सर, लेकिन कभी कभी खुलकर रो लेने से मन का बोझ उतर जाता है और फिर इंसान ठीक से कुछ सोच पाता है। विराट परेशानी में बोला, तुम्हारे कहने का मतलब है कि रोकर उसका मन ठीक हो गया है? परिणीता बहुत ही स्ट्रांग है सर, बड़ी बड़ी मुसीबतों का बड़ी हिम्मत से सामना किया है उसने। वो इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। आप देखना सर, वो कल उसी हिम्मत और हौसले के साथ ऑफिस आएगी। विराट गहरी सांस लेकर बोला, होप सो। युवराज कैसा है? स्कूल गया है सर। वही तो परिणीता की हिम्मत है, उसे देखकर वो हर मुसीबत से लड़ने को तैयार रहती है। आप फिक्र मत कीजिए सर, परिणीता अब ठीक है। पूनम की बात सुनकर विराट ने मुस्कुराकर फोन बंद कर दिया, मगर परिणीता की फिक्र अभी भी उसके चेहरे से झलक रही थी। ऑफिस के बाद रात को विराट ने अपनी दादी माँ को फोन किया तो उन्होंने मुस्कुराकर फोन उठाया और बोली, ओह हाँ, आज कैसे हमारे पोते को अपनी दादी माँ की याद आ गई। अपने बेटे से मिलकर आप तो अपनी दादी माँ को भूल ही गए।
विराट बेहद उदास लहजे में बोला, आज सच में आपकी बहुत याद आ रही है दादी माँ। आपसे लिपट कर रोने का मन कर रहा है। दादी माँ फिक्रमंद होकर बोली, क्या बात है विराट, आप इतने उदास क्यों हैं बेटा? कुछ हुआ है क्या? विराट एकदम से रो पड़ा। आज फिर परिणीता को हमारी वजह से रोना पड़ा दादी माँ। आज फिर हमारी वजह से उस पर लोगों की उंगलियां उठी। दादी माँ बोली, विराट ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या हुआ? विराट ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। हम क्या करें दादी माँ, कैसे सब कुछ ठीक करें? जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं सब गलत ही हो जाता है। उसके करीब आने की बजाय हम उससे और दूर हो जाते हैं। और अब तो हमारा बेटा भी हमसे नाराज हो गया। उसे लगा कि हमने उसकी मम्मा को रुलाया है। दादी माँ बोली, विराट युवराज अभी बच्चा है। उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो उसने तुम्हें ऐसा बोल दिया। आप घबराइए मत, वो आपसे नाराज नहीं होगा। विराट ने पूछा, और परिणीता, वो तो अब हमसे और ज्यादा दूर हो जाएगी ना? दादी माँ, परिणीता और युवराज हमारे जीने की वजह है। हम उससे दूर नहीं रह सकते। दादी माँ विराट को समझाते हुए बोले, आप घबराइए मत विराट। आपका प्यार सच्चा है तो परिणीता को आपके पास आना ही होगा। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है हमारे बच्चे। यह आपका प्यार ही उसे आपके पास लेकर आएगा। आपको ऐसा लगता है दादी माँ कि परिणीता कभी हमें माफ करेगी, हमारे प्यार को समझ पाएगी? दादी माँ बोली, हाँ बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बेटा उससे सच्चा प्यार करता है। दादी माँ के प्यार भरे शब्दों ने विराट के टूटते हौसले को एक नई उड़ान दी। फिर से एक नई आस, नई उम्मीद और आंखों में प्यार भरे सपने लेकर विराट सो गया। अब परिणीता थोड़ा ठीक फील कर रही थी। पूनम की बातें उसके दिल दिमाग में बैठ गई थी। वैसे परिणीता को भी ये महसूस होने लगा था कि विराट सच में उससे प्यार करता है, वरना सबके सामने ये इकरार करना कि युवराज उसका बेटा है ये कोई छोटी बात नहीं थी। मगर परिणीता का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। इतनी आसानी से वो कैसे भूल जाए जो उसकी वजह से उसने सहा था। वो वक्त वो चाहे भी तो भूल नहीं सकती। शाम को विराट युवराज से मिलने परिणीता के घर गया। युवराज उससे नाराज था क्योंकि उसे लगा कि उसकी मम्मा उसकी वजह से रोई थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था मगर युवराज की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरा दिन उसे चैन नहीं आ रहा था, इसलिए ऑफिस के बाद वो युवराज से मिलने चल पड़ा, ये सोचकर कि कुछ भी हो मगर वो अपने बेटे को मनाकर ही रहेगा। परिणीता के घर जाकर उसने परिणीता को देखा। उसे देखकर वो उदास सी आवाज में बोला, कैसी हो परिणीता? परिणीता ने विराट को देखा, वो बहुत उदास लग रहा था। वो उसे देखकर बोली, अब ठीक हूँ। आज परिणीता विराट को देखकर नाराज नहीं हुई। वो जानती थी कि वो युवराज की वजह से उदास है और वो उसे मनाने के लिए आया है। वो अब बाप बेटे के बीच में नहीं आना चाहती थी। विराट युवराज के पास आकर बोला, हाय बेटा, कैसे हो? युवराज अपने दोनों हाथ बांधकर बगल में लेकर उसकी तरफ पीठ करके बोला, हमें आपसे बात नहीं करनी, हम आपसे कट्टी हैं। आपने मम्मा को रुलाया। विराट एक पैर नीचे रखकर और दूसरे पैर की एड़ी उठाकर नीचे बैठते हुए बोला, आई एम सॉरी बेटा, मगर प्लीज हमसे नाराज मत हो। आपकी नाराजगी हमें पागल कर देगी। फिर वो अपने दोनों कान पकड़कर उसे मनाते हुए बोला, आई एम सॉरी बेटा। युवराज शायद थोड़ी मस्ती के मूड में था। वो अपनी हंसी को होंठों में दबाकर नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, ऐसे नहीं, कान पकड़कर 5 टाइम्स अप डाउन कीजिए, फिर सोचेंगे कि आपसे अब्बा करनी है कि नहीं। उसकी बात सुनकर परिणीता का हैरानी से पूरा का पूरा मुंह खुल गया और आंखें बड़ी हो गई। उसकी पनिशमेंट सुनकर विराट का तो बुरा हाल हो गया। वो एकदम अपने कान छोड़कर खड़ा हो गया। विराट उसे देखते हुए बोला, युवराज बेटा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह पनिशमेंट कुछ ज्यादा है? युवराज ने आंखें निकालकर अकड़कर विराट को देखा। वो थोड़ा झिझकते हुए बोला, मतलब 2 बार नहीं चलेगा? युवराज वैसे ही अकड़ते हुए बोला, 6 टाइम्स। विराट ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, 5 चलेगा। विराट ने मायूस सा चेहरा बनाकर पहले इधर उधर देखा कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने उनके साइड में खड़ी परिणीता की तरफ देखा जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। जब उसने उसकी तरफ देखा तो वो अपना चेहरा घुमाकर धीरे से हंस पड़ी। उसे हंसते हुए देखकर विराट मुंह बनाकर बोला, हंसो तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है ना?
फिर धीरे से होठों में बुदबुदाकर बोला, बेटा भी बिल्कुल माँ पर गया है, दोनों मिलकर हमारी बैंड बजा रहे हैं। युवराज विराट को देखकर बोला, आपने अभी स्टार्ट नहीं किया। विराट थोड़ा चिढ़कर बोला, करते हैं हमारे बाप। युवराज चिढ़कर बोला, हम नहीं हैं आपके बाप। विराट बोला, हाँ हाँ आप नहीं हो। फिर अपने मन में बोला, हम हैं आपके बाप। फिर वो अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। परिणीता जो अब तक अपनी हंसी दबाकर खड़ी थी, वो विराट को उठक बैठक करते देखकर जोर से हंस पड़ी। विराट ने जब उसे हंसते हुए देखा तो खड़ा होकर अपने कान छोड़कर उसकी हंसी में खो गया और बिना पलक झपकाए उसे देखता ही रह गया और अपने मन में सोचने लगा, इतने सालों के बाद आज तुम्हें खुलकर हंसते हुए देखा है। अगर हमें पता होता कि हमारे उठक बैठक करने से तुम हंसोगी तो हम हर रोज तुम्हारे लिए ऐसे ही उठक बैठक करने को तैयार हैं। तभी युवराज ने उसकी पैंट पकड़कर हिलाया तो विराट ने परिणीता पर से नजर हटाकर उसको देखा, जो अपना नन्हा सा हाथ हिलाकर क्या हुआ का इशारा करके उसे रुकने की वजह पूछ रहा था। उसे देखकर विराट पूरा सा मुंह बनाकर फिर से उठक बैठक करने लगा। वो एक लगाकर दूसरी बार लगाने वाला था कि युवराज ने उसे रोक दिया और मुस्कुराकर बोला, मम्मा हंस पड़ी अंकल, अब आपकी पनिशमेंट खत्म। विराट एकदम से रुककर बोला, मतलब अब आप हमसे नाराज नहीं हो? युवराज मुस्कुराकर बोला, नहीं अब कट्टी नहीं अब्बा है। विराट ने युवराज को एकदम से अपने गले से लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर बोला, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आप हमारे लिए क्या हो, हमारे जीने की वजह हो। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, बस आपकी नाराजगी नहीं सह सकते आपकी नाराजगी। विराट से अलग होकर युवराज ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो हैरान होकर बोला, अंकल आप रो रहे हो? नहीं हम रो नहीं रहे, बस ऐसे ही। तो युवराज अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, मत रोइए अंकल, हम फिर कभी आपसे कट्टी नहीं करेंगे। विराट अपना हाथ आगे करते हुए बोला, प्रॉमिस? युवराज बोला, हाँ पक्का वाला प्रॉमिस। विराट ने युवराज को अपनी गोद में उठा लिया, वहां बरामदे में रखी एक कुर्सी पर बैठकर उससे बातें करने लगा। परिणीता कुछ देर तक उन दोनों को देखती रही, फिर वो वहां से हटकर कमरे के अंदर चल पड़ी, मगर फिर अंदर जाने से पहले कुछ सोचकर वो विराट से बोली, विराट क्या तुम चाय पियोगे? विराट ने हैरान नजरों से उसकी तरफ देखा। इससे पहले परिणीता ने कभी विराट से चाय नहीं पूछी थी, इसलिए वो हैरानी से उसे देखने लगा। तो वो नजरें उसके चेहरे से हटाकर इधर उधर देखते हुए बोली, वो मैं अपने लिए बनाने जा रही थी। मैं जानती हूँ कि तुम कॉफी पीते हो, मगर इस वक्त मेरे घर में कॉफी नहीं चाय ही है। तो विराट हल्के से मुस्कुराकर बोला, चाय चलेगी। थैंक यू परिणीता। परिणीता अंदर जाते हुए पीछे मुड़कर उसे देखकर बोली, थैंक यू किस लिए? विराट मुस्कुराकर बोला, आज पहली बार तुमने हमें चाय ऑफर की, बहुत अच्छा लगा। परिणीता को पूनम की कही बात याद आई, तो उनके लिए अपना व्यवहार थोड़ा बदल कर तो देख, उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश कर। फिर वो मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके। वो अंदर चली गई और चाय बनाने लगी। चाय बनाते हुए वो खिड़की से उन दोनों को देख रही थी। युवराज विराट की गोद में बैठकर उसके साथ बहुत मस्ती कर रहा था और उसे अपने स्कूल और दोस्त की बातें बताकर हंस रहा था। विराट भी उसके साथ जैसे बच्चा बन गया था। परिणीता उनकी शरारतें देखकर बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद परिणीता 2 कप चाय लेकर बाहर आई, एक कप विराट को देकर और एक खुद वहां पर रखी एक दूसरी कुर्सी पर बैठकर पीने लगी। युवराज विराट की गोद से उतरकर अपनी साइकिल चलाने में मस्त हो गया। विराट चाय का एक सिप लेकर बोला, वाह परिणीता, तुम कितनी अच्छी चाय बनाती हो, हमें तो पता ही नहीं था। परिणीता अपनी तारीफ सुनकर धीरे से मुस्कुरा दी। चाय पीते हुए परिणीता साइकिल चलाते हुए युवराज को देखने लगी और विराट परिणीता को। विराट परिणीता से बहुत कुछ कहना चाहता था। आज पहली बार परिणीता को उसके आने पर ऐतराज नहीं था और ना ही उसकी किसी बात पर उसे गुस्सा आया था। इतना ही नहीं, आज तो उसने उसके लिए चाय भी बनाई। हालांकि वो चाय नहीं पीता था, मगर परिणीता के हाथ की बनी चाय पीने का मौका वो गंवाना नहीं चाहता था। आज विराट का दिल बहुत खुश था। आज उसे परिणीता में एक बदलाव महसूस हो रहा था और उसका ये बदलाव विराट की उम्मीद को और भी मजबूत बना रहा था। चाय पीते हुए बीच बीच में दोनों एक दूसरे को जोर निगाहों से देख रहे थे।
उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे थे, मगर ना जाने क्यों दोनों की जुबान उनका साथ नहीं दे रही थी। ना परिणीता से कुछ कहते बन पा रहा था और ना विराट से। बस दोनों ही अपने दिल की उलझन को छुपाने के लिए चाय के सिप लिए जा रहे थे। तभी साइकिल चलाते हुए युवराज साइकिल से गिर गया और उसे काफी चोट आई। वो जोर जोर से रोने लगा, मम्मा। युवराज के रोने की आवाज सुनकर परिणीता और विराट दोनों उसकी तरफ दौड़े। विराट ने जल्दी से युवराज के ऊपर से साइकिल को उठाया और परिणीता ने रोते हुए युवराज को उठाकर अपने गले से लगा लिया और उसे प्यार करते हुए बोले, कुछ नहीं हुआ बेटा, जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। युवराज का घुटना छिल गया था और हाथ से काफी खून बह रहा था। विराट उसकी लगी चोट को देखकर घबरा गया और परिणीता से बोला, क्या जरा सी लगी है? देखो कितना खून बह रहा है, उसे कितना दर्द हो रहा है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। परिणीता बोली, विराट, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है, घर में दवाएं मैं लगा दूंगी, ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम, घर में दवाएं लगा दूंगी? अरे टेटनस लगवाना पड़ेगा, उसके लिए तो हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा ना। परिणीता बोली, मैंने कहा ना हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, और टेटनस इसको पहले ही लगा है। अभी थोड़ा ही तो वक्त हुआ है, जब पहले चोट लगी थी तब लगा था ना टेटनस, तो अब क्या जरूरत है उसकी? परिणीता, आई डोंट बिलीव इट, तुम युवराज के मामले में इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? इसे हॉस्पिटल की जरूरत है, तुम्हारे फर्स्ट एड बॉक्स की नहीं। परिणीता चिढ़कर बोली, मैंने कहा ना तुमसे, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। युवराज की चोट को लेकर वो दोनों आपस में बहस किए जा रहे थे और इस बहस में दोनों ही युवराज की चोट के दर्द को भूल रहे थे। उन दोनों को आपस में बहस करते देखकर युवराज और जोर से रोने लगा। तब उसका ध्यान युवराज पर गया। युवराज रोकर बोला, मम्मा हमें दर्द हो रहा है। हाँ बेटा, मम्मा अभी दवाई लगा देंगी, सारा दर्द चुटकी में भाग जाएगा। विराट युवराज को परिणीता से पकड़ते हुए बोला, कोई दवा शवा नहीं, लाओ इसे हमें दो, हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। फिर गुस्से से परिणीता को देखते हुए बोला, तुम बैठो घर में अपना फर्स्ट एड बॉक्स की दवा लेकर। परिणीता ने आंखें बड़ी करके और पूरा का पूरा मुंह खोलकर हैरानी से विराट को देखा तो विराट रोते हुए युवराज को प्यार से कंधे से लगाकर उसके सिर को सहलाते हुए लगभग भागते हुए अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ा। परिणीता मुंह फाड़े हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। फिर अचानक ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। डॉक्टर ने युवराज की चोट को साफ करके उस पर दवाई लगाई और पट्टी बांध दी। डॉक्टर ने भी वही कहा जो परिणीता ने कहा था, मगर विराट के जोर देने पर डॉक्टर ने युवराज को टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने पर युवराज ने पूरा डॉक्टर का रूम सर पर उठा लिया। उतना तो वो चोट लगने से नहीं रोया जितना इंजेक्शन लगने से रोया। परिणीता उसके साथ नहीं थी और युवराज विराट के बस में नहीं आ रहा था। वो विराट से और डॉक्टर से नाराज होकर उन दोनों से दूर भाग रहा था। विराट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो युवराज को कैसे संभाले। विराट का रोना देखकर उसका दिल भी बैठा जा रहा था। तभी अचानक दरवाजा खोलकर परिणीता अंदर दाखिल हुई और युवराज को रोते हुए देखकर बोली, मुझे पहले ही पता था कि यही होगा। वो भागकर उसके पास गई और एकदम से उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगी। अपनी माँ की गोद में सिमट कर थोड़ी देर में युवराज शांत हो गया और धीरे धीरे सिसकियां लेने लगा। परिणीता बोली, मैंने तुमसे कहा था ना इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, इसीलिए मना किया था। डॉक्टर साहब बोले, मिस्टर राठौड़, परिणीता जी बिल्कुल ठीक ही नहीं थी। युवराज को टेटनस पहले लगा हुआ था। 6 महीने में एक बार टेटनस लगाना जरूरी होता है क्योंकि बच्चे अक्सर चोट लगवाते ही रहते हैं। अगर पहले ही टेटनस लगा हुआ हो तो कोई खतरा नहीं रहता। विराट बोला, आई एम सॉरी, वो हमें फिक्र थी युवराज की, इसीलिए हमें नहीं पता था कि युवराज इतना हंगामा करेगा। परिणीता विराट को देखकर बोली, तुम्हें पता है ना कि युवराज इंजेक्शन से कितना डरता है, फिर भी मेरी बात नहीं मानी। परिणीता, युवराज की सेफ्टी का सवाल था, तो क्या मुझे अपने बेटे की परवाह नहीं है? विराट थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, ठीक है, अब हो गया ना, अब क्या हमारी जान लोगे? फिर युवराज को छूकर बोला, युवराज बेटा। उसने विराट का हाथ झटक कर हटा दिया और परिणीता के कंधे से लगते हुए बोला, हम आपसे कटी हैं, हमसे बात मत कीजिए। परिणीता अपनी हंसी होंठों में दबाकर बोली, लो हो गया स्यापा, इतनी मुश्किल से सुलह हुई थी, फिर से कट्टी हो गई। मिस्टर विराट राठौड़, अब फिर से उठक बैठक लगाने के लिए तैयार हो जाओ,
इतना कहकर परिणीता विराट को हैरान परेशान सा खड़ा छोड़कर युवराज को गोद में उठाकर मुस्कुराते हुए डॉक्टर के रूम से बाहर निकल गई। युवराज फिर से रूठ गया, मगर इस बार उसका रूठना बनता था। मगर विराट भी कहाँ मानने वाला था। परिणीता युवराज को गोद में उठाए आगे आगे थी और विराट युवराज को अलग अलग चीजों का लालच देते हुए पीछे पीछे था। इस बार युवराज कुछ ज्यादा ही नाराज था। विराट ने उसकी पसंद की सारी चीजें ऑफर की, मगर युवराज किसी चीज के लिए भी नहीं माना। परिणीता उनका ये नाटक देखकर पहले तो विराट से मुंह छुपाकर हंसती रही, मगर फिर जब उनका नाटक ज्यादा लंबा खिंचने लगा तो वो परेशान हो गई। उसे युवराज को गोद में उठाकर चलना पड़ रहा था, क्योंकि युवराज गुस्से से विराट की गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं था और विराट उन्हें बस या ऑटो में जाने नहीं दे रहा था। परिणीता युवराज को गोद में उठाकर चलते चलते थक गई थी, तो उसने युवराज को अपनी गोद से उतारकर एक दुकान के बाहर पड़ी एक लकड़ी की बेंच पर बैठा दिया और विराट से बोली, ये क्या तमाशा लगा रखा है? विराट, तुम कोई बच्चे हो क्या जो ऐसे बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो? मैं थक गई हूँ तुम दोनों की झगड़े में फंसकर। हाँ तो ठीक है, तुम थक गई हो ना, तो लाओ युवराज को हमें दो, हम उसे उठा लेते हैं। विराट ने युवराज को पकड़ने की कोशिश की, मगर युवराज परिणीता से कस कर लिपट गया। विराट बोला, युवराज बेटा, देखो आपकी मम्मा थक गई हैं और आपको तो चोट लगी है, तो आप तो चल नहीं पाओगे, इसलिए हमारे पास आओ, हम आपको उठा लेते हैं। युवराज उसका हाथ हटाकर बोला, नहीं, हमें नहीं आना आपके पास। मगर बेटा, मम्मा थक गई है ना, नहीं, हमें मम्मा के पास रहना है। उनके झगड़े से तंग आकर परिणीता वहीं बेंच पर सर पकड़कर बैठ गई, तो विराट भी उनके साथ बैठ गया। युवराज को मनाने का तो बहाना था, असल में विराट को उन दोनों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने के बहाने बना रहा था। मगर फिर परिणीता को परेशान देखकर विराट को युवराज को मनाने की एक तरकीब सूझी, तो वो युवराज को सुनाने के लिए परिणीता से बोला, परिणीता, तुम्हें पता है कि यहाँ पास ही एक बहुत बड़ी सर्कस लगी है? परिणीता चौंक कर बोली, तो? परिणीता विराट की तरकीब से अनजान थी। विराट युवराज को देखते हुए बोला, सुना है उसमें बहुत बड़े बड़े हाथी हैं और लायन भी है, भालू भी है और एक रंग बिरंगा जोकर भी है। विराट की बातें सुनकर युवराज की आंखों में चमक आ गई और उसके मन में सर्कस देखने का लालच जाग उठा। वो 1 मिनट में अपना सारा गुस्सा भूलकर एकदम से खड़ा हो गया और विराट से बोला, आपने देखा है उन सबको? हमें भी देखना है। विराट मुंह बनाकर बोला, मगर आप तो हमसे कट्टी कर चुके हो ना, तो फिर आप हमारे साथ कैसे जाओगे? युवराज पहले कुछ सोचने लगा, फिर एकदम से बोला, नहीं, अब हम आपसे कट्टी नहीं है, अब हम आपसे अब्बा हैं। वाह बेटा, सर्कस के नाम पर अब्बा, और इतनी देर से जो हम मेहनतें कर रहे थे उसका क्या? जाओ, हम नहीं ले जाते आपको, अब हम आपसे कट्टी हैं। युवराज विराट को मस्का लगाते हुए बोला, ऐसे थोड़ी ना होता है, बड़े लोग कट्टी नहीं करते। विराट युवराज से उलझते हुए बोला, क्यों, बड़े लोग कट्टी क्यों नहीं कर सकते? युवराज बोला, क्योंकि वो बड़े होते हैं ना। फिर युवराज विराट के पास आकर उसे बनाने की कोशिश करते हुए बोला, प्लीज अंकल, प्लीज। नहीं, आपने आज हमसे 2 बार कट्टी की, अब हम भी नहीं मानने वाले। विराट भी उसके ही जैसे टूट कर उसे मुंह फेर कर बैठ गया। अब वो भी युवराज के साथ मस्ती कर रहा था। युवराज ने मायूस सी नजर से विराट को देखा, फिर सवालिया नजर से परिणीता को देखा। विराट कनखियों से युवराज को देख रहा था कि अब वो उसे कैसे मनाएगा। युवराज को मुंह लटकाकर खड़े देखा तो परिणीता ने उसे धीरे से इशारा करके विराट को गुदगुदी करने को कहा, तो युवराज बिना विराट को संभलने का मौका दिए उसे गुदगुदी करने लगा। विराट जोर जोर से हंसने लगा, फिर हंसते हुए युवराज को अपनी गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगा। परिणीता दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। परिणीता ने फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दिया और फिर से उसी रफ्तार से जिंदगी चलने लगी। मैनेजर को जेल में डाल दिया गया। विराट ने उस पर अपनी कंपनी से फ्रॉड करने के केस में जेल भिजवा दिया था और विराट ने उसकी जमानत भी नहीं होने दी। सारे ऑफिस में खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि मैनेजर ने कंपनी से फ्रॉड किया था। एक दिन ऑफिस में मैनेजर की बीवी अपने 2 बच्चों को लेकर विराट से मिलने आई और उसके सामने अपनी झोली फैलाकर अपने पति के लिए दया की भीख मांगने लगी। विराट को उस औरत पर बहुत तरस आया और वहीं मैनेजर पर बेहद गुस्सा कि वो अपनी इतनी अच्छी और नेक बीवी के होते हुए दूसरी औरतों पर बुरी नजर रख रहा है और अपने बीवी बच्चों को धोखा दे रहा है। उसकी बीवी की अच्छाई देखते हुए
उसने उसके पति की असली सच्चाई उसे नहीं बताई, मगर उसकी कोई मदद न कर पाने के लिए अफसोस जताया। वो औरत रोते हुए निराश होकर वापस चली गई। परिणीता दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उसको भी मैनेजर की पत्नी और बच्चों पर बहुत तरस आ रहा था। उसके बच्चे बहुत छोटे थे, एक 4 या 5 साल का शायद, और दूसरा तो अभी शायद साल भर का ही होगा। इतनी छोटी उम्र में उन बच्चों से उनके पिता का जुदा होना बड़े ही दुख की बात थी। एक औरत के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं कि वो दुनिया वालों के ताने सुनकर अकेले अपने बच्चों की परवरिश करे। मैनेजर ने जो भी किया उसमें बेचारे इन बच्चों की क्या गलती, उसकी बीवी की क्या गलती, उन्हें किस बात की सजा मिल रही है। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि मैनेजर का असली गुनाह क्या है। उन बच्चों को देखकर उसे वो पल याद आ गए जब युवराज उससे उसके पापा के बारे में पूछता था, और तब उसके पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। उस आदमी को तो शायद अपने बच्चों से जुदा होकर कोई फर्क ना पड़े, मगर वो बच्चे बिना किसी जुर्म के अपने पिता से दूर होने की सजा भुगतेंगे। परिणीता को ये ठीक नहीं लगा, तो उसने विराट के पास जाकर मैनेजर के खिलाफ की गई कंप्लेन वापस लेने को कहा। विराट परिणीता की बात सुनकर एकदम सख्ती किसी हालत में आ गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि परिणीता ऐसा कह रही है। तो उसने विराट से कहा कि वो मैनेजर के गुनाह की सजा उसके बीवी बच्चों को नहीं देना चाहती। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें समझाने पर भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि उनके पिता ने क्या गलती की है और उसकी बीवी का क्या कसूर है। वो नहीं चाहती कि किसी बच्चे से उसके पिता के अलग होने की वजह वो बने, इसलिए वो अब इस चैप्टर को यही खत्म कर देना चाहती है। विराट के ना चाहने के बावजूद भी सिर्फ परिणीता के कहने पर विराट को अपनी कंप्लेन वापस लेनी पड़ी। वो दुनिया में किसी को भी नाराज कर सकता था, मगर परिणीता को नहीं। विराट परिणीता की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसके हिसाब से वो आदमी माफी के लायक नहीं था। वो जानता था कि ऐसे लोग कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। उसे अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं है। अगर उसे उनसे प्यार होता तो वो इतनी घटिया हरकत कभी नहीं करता। ऐसे लोग किसी से प्यार नहीं करते, वो रिश्ते बनाते हैं तो सिर्फ उनका इस्तेमाल करने के लिए। विराट ने परिणीता को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर परिणीता तो जैसे अपना फैसला ले चुकी थी। तो विराट ने परिणीता से कहा, परिणीता, कितनी आसानी से तुमने उसके गुनाह को माफ कर दिया, जबकि उसे तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं। मगर हम 7 साल से अपने गुनाह का प्रायश्चित कर रहे हैं। कितनी बार तुमसे माफी मांग चुके हैं। तुम्हारी माफी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मगर हमारे लिए तुम्हारे पास माफी नहीं। क्यों परिणीता, क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो अपने इरादों में नाकाम रहा, इसलिए उसका गुनाह छोटा हो गया? परिणीता बोली, ऐसा नहीं है। जब कोई मर्द किसी औरत को उस गंदी निगाह से देखता है, उसके बारे में गलत सोचता है, तभी वो उसके साथ गलत कर चुका होता है, क्योंकि अंजाम इरादों को ही दिया जाता है। जिसने गुनाह का इरादा कर लिया, समझो उसने गुनाह भी कर लिया। वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका गुनाह छोटा हो गया। जहां तक माफ करने की बात है, तो मैंने उसे माफ नहीं किया, और उसे मेरे माफ करने से या ना करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैं तो सिर्फ उन बेगुनाह लोगों को सजा से बचाना चाहती हूँ जिन्हें अभी ये पता भी नहीं कि उनके पापा उनसे दूर क्यों चले गए। और रही तुम्हें माफ ना करने की बात, तो विराट, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गुनाह सिर्फ इतना है कि तुमने मुझे बेइज्जत किया? विराट हैरानी से परिणीता को देखने लगा। तो और और कौन सा गुनाह किया है हमने? परिणीता बोली, नहीं पता तुम्हें? हाँ, कैसे पता होगा? क्योंकि जज्बातों की तो तुम लोगों की नज़र में कोई कीमत ही नहीं है। वो इंसान कभी भी मेरे सामने अच्छा बनकर नहीं आया। वो जो मेरे लिए सोचता था वो कभी मुझसे छुपाता नहीं था। वो जो था मेरे सामने था, और मुझे उससे कभी किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। मगर तुम मेरे दोस्त थे। मेरे हर सपने, हर ख्वाहिश, हर अरमान के राजदार थे तुम। अपना वेल विशर मानती थी मैं तुम्हें। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में अगर कोई मुश्किल आएगी तो मेरा दोस्त मेरी हर मुश्किल को आसान कर देगा। उतना विश्वास मैं खुद पर नहीं करती थी जितना तुम पर करती थी। भगवान के बाद तुम्हें मानती थी मैं अपनी जिंदगी में। और तुमने क्या किया विराट? मेरा सब कुछ लूट लिया। उस दिन मैंने तुम्हारे हाथों सिर्फ अपनी इज्जत नहीं खोई, मैंने अपना दोस्त, अपना विश्वास, अपना वेल विशर भी खो दिया। तुमने उस दिन सिर्फ मेरे शरीर के साथ ही नहीं किया, मेरे विश्वास, मेरी दोस्ती का भी किया। मेरी आत्मा को छीन डाला तुमने।
अगर मैं तुम्हारे उस गुनाह को माफ भी कर दूं तो बताओ मुझे, मैं अपने दोस्त, अपने विश्वास और अपने वेलविशर के कातिल को माफ कैसे करूं? क्या है कोई जवाब तुम्हारे पास? फिर वो कुछ देर रोती रही, उसकी सिसकियां निकलती रही। फिर रोते रोते वो अपने आप में खोई हुई सी आवाज में बोली, एक बार जब विश्वास टूट जाए तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोबारा किसी पर विश्वास नहीं होता। किसी से रिश्ता बनाने से भी डर लगता है। तुमने मुझसे मेरे जीने की सारी वजह छीन ली विराट। कैसे माफ करूं मैं तुम्हें, कैसे? आज परिणीता ने विराट के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। विराट हैरानी से परिणीता की एक एक बात सुन रहा था। आज पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। कैसे परिणीता के पूरे वजूद को ही मिटा दिया उसने। किसी का टूटा दिल तो शायद कभी टूट जाए, मगर एक बार अगर किसी का विश्वास टूट जाए तो उसका दोबारा जुड़ना मुश्किल है। और कुछ ऐसी ही हालत में परिणीता की जिंदगी भी थी। उस रात ने परिणीता की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। उस रात में उसका शरीर ही घायल नहीं हुआ था, बल्कि उसका दिल और विश्वास भी टूटकर बिखर गए थे। विराट सुनी आंखों से परिणीता को देखता रहा। परिणीता ने आंसू भरी आंखों से विराट को देखा। फिर वो उसके पास आकर उसकी कमीज के कॉलर को पकड़कर लगभग चीखते हुए बोली, क्यों विराट, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों? उसे रोते हुए देखकर विराट का कलेजा फटा जा रहा था। वो उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, प्यार करते थे तुमसे, तुम्हें पाना चाहते थे। तुमने जब हमसे कहा कि तुम अजय से शादी कर रही हो तो इस दिल में एक तीर से छुपा। हमने खुद को बहुत रोका परिणीता, बहुत समझाया अपने दिल को, मगर दिल जब जिद पर आ जाता है तो फिर किसी की कहाँ मानता है। हमें आदत हो गई थी तुम्हारी। जब तक तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा नहीं देख लेते थे, हमारे दिल को चैन नहीं आता था। हमारी तपती सुलगती वीरान सी जिंदगी में तुम एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आई थी। हमने सोचा था कि तुमसे शादी करके हम तुम्हें इतना प्यार देंगे, इतनी खुशियां देंगे कि तुम हमारे प्यार में अजय को भूल जाओगी, मगर नहीं जानते थे कि हमारी बदनसीबी यहाँ भी हमारा रास्ता रोके खड़ी है। परिणीता, क्यों हमारे साथ ऐसा बार बार होता है? माँ की मौत अगर हमारे जन्म से जुड़ी है तो इसमें हमारा क्या कसूर था? बाबा साहब ने हमें किस बात की सजा दी? क्यों हमारी किस्मत में तुम्हारे उस भगवान ने किसी का प्यार नहीं लिखा, ना माँ का, ना बाप का और ना तुम्हारा? फिर वो परिणीता की तरफ देखकर रुक गया। फिर थोड़ा रुक कर बोला, हमने सोच लिया कि हम अपनी तकदीर से लड़ेंगे। जिसे भगवान ने हमारी किस्मत में नहीं लिखा, हम खुद उसे अपनी किस्मत में लिख लेंगे। फिर हमने अपनी तकदीर से लड़कर तुम्हारा प्यार पाने की कोशिश की, मगर हम यहाँ भी हार गए। हम हार गए परिणीता, हम हार गए। अचानक विराट बिलक बिलक कर रो पड़ा। परिणीता उसे रोते हुए देखकर हैरान रह गई। उसने आज तक विराट को कभी इतना कमजोर नहीं देखा था। विराट जैसा सख्त आदमी ऐसे रो भी सकता है, ये परिणीता के लिए नई बात थी। आज पहली बार उसके दिल में विराट के लिए हल्का सा दर्द महसूस हुआ। फिर अचानक विराट ने परिणीता को कंधे से पकड़ लिया और बोला, जानती हो परिणीता, तुमसे पहले और तुम्हारे बाद आज तक हमने किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं, सिर्फ तुम्हें देखा, तुम्हें सोचा, तुम्हें चाहा और तुम्हारा ही जिक्र किया। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो कुंवर विराट सिंह राठौड़ से नजर मिलाकर बात भी कर सके, मगर तुम्हारी कड़वी से कड़वी बात भी हंसकर सह लेते हैं, क्योंकि प्यार करते हैं हम तुमसे और गुनहगार हैं हम तुम्हारे। हम जानते हैं कि हमसे नफरत करने का हक है तुम्हें। याद है परिणीता, उस रात तुमने हमें एक जख्म दिया था? फिर विराट ने अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपनी शर्ट की एक बाजू को थोड़ा नीचे कर लिया तो परिणीता ने देखा वहां एक जख्म था। परिणीता ने जख्म देखकर हैरानी से विराट को देखा तो विराट धीरे से मुस्कुराकर बोला, जानती हो परिणीता, ये वही जख्म है जो उस रात तुमने हमें दिया था। परिणीता हैरानी से बोली, ये क्या कह रहे हो? इतने साल हो गए, कोई भी जख्म इतने समय तक कैसे रह सकता है? क्योंकि हमने इस जख्म को कभी सूखने नहीं दिया। तुम्हारी नफरत की निशानी थी ये, बस एक यही निशानी तो थी हमारे पास तुम्हारी। इसे अपने से अलग कैसे करते थे? जब भी ये सूखने लगता है तो हम इसमें फिर से एक नया जख्म बना देते हैं ताकि तुम्हारे दर्द को हम कभी भूल ना पाए। परिणीता उसे घूर कर बोली, तुम पागल हो गए हो क्या विराट? ऐसा कौन करता है? जानते हो ये कितना खतरनाक हो सकता है? विराट हल्का सा मुस्कुराकर बोला, फिक्र मत करो, ये खतरनाक नहीं होगा। हम इसका पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं।
ताकि इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। बड़े प्यार से पाला है हमने तुम्हारी इस निशानी को। परिणीता बोली, जरूरत क्या है इसकी? इससे क्या साबित करना चाहती हो तुम? कि तुमसे बड़ा आशिक इस दुनिया में नहीं है? इसमें साबित करने जैसा कुछ है क्या? परिणीता चिढ़कर बोली, अगर दोबारा तुमने ऐसी बेवकूफी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुना तुमने? इतना कहकर परिणीता गुस्से से उसे घोंटती हुई बाहर निकल गई। विराट मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखकर बोला, तुमने जिस अधिकार से कहा उस अधिकार से तुम कुछ कहो और हम ना माने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। फिर वो अपने जख्म को देखते हुए बोला, चलिए अब आपके जाने का वक्त आ गया। उन्हें अच्छा नहीं लगा आपका हमारे साथ रहना। आगे क्या होगा? क्या परिणीता के दिल में विराट के लिए प्यार के एहसास जगने लगे हैं? अब कौन सा खतरा परिणीता की तरफ बढ़ रहा है? क्या विराट परिणीता को बचा पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।